नमस्कार दोस्तों, पीसीएस विद्या केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस में आए हुए 2018 से 2024 तक के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। आज का हमारा क्वेश्चन 2018 यूपी पीसीएस मेंस से है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले सबसे जरूरी है इसके पार्ट्स को डीकोड करना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड यानी डिस्क्राइब को समझना होगा। डिस्क्राइब का मतलब है कि हमें फीचर्स को एक क्लियर, फैक्चुअल और सीक्वेंशियल मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट करना है। इसमें किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या एनालिसिस की जरूरत नहीं होती, जस्ट अ क्लियर डिस्क्रिप्शन। और इस क्वेश्चन का कोर एम है बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो एंशिएंट टीचिंग्स हैं उन्हें मॉडर्न ग्लोबल पीस मेकिंग और डिप्लोमेसी से जोड़ना। तो एक अच्छे आंसर के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। इंट्रोडक्शन में हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के एसेंस को मतलब उसके सार को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ये साहित्य असल में है क्या। फिर बॉडी में हम 4-5 क्लियर पॉइंट्स में बताएंगे कि बौद्ध साहित्य विश्व शांति में क्या भूमिका निभाता है, और हर पॉइंट के साथ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स यानी समकालीन उदाहरण भी देंगे। एग्जाम्पल से आंसर मजबूत हो जाता है। और अंत में कंक्लूजन में हम इन टीचिंग्स की ग्लोबल सिग्निफिकेंस बताएंगे और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 से लिंक करके अपना आंसर फिनिश करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को परिभाषित करते हुए करेंगे। हमें इसमें कुछ इंग्लिश कीवर्ड जरूर यूज करने हैं, जैसे धम्मा, कंपैशन, नॉन वायलेंस और मॉरल सेल्फ डिसिप्लिन। हम बताएंगे कि ये ग्रंथ विश्व शांति के लिए एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, आप कह सकते हैं, एक दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री ग्लोबल ऑर्डर बनाने में मदद मिलती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेट कर देगा। अब आते हैं मेन बॉडी पर। हमारा पहला पॉइंट है धम्मा एज द मॉरल पाथ टू पीस। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो राइट थॉट यानी सही सोच और राइट एक्शन यानी सही कार्य पर बहुत जोर देते हैं। ये इंडिविजुअल्स और स्टेट्स मतलब व्यक्तियों और राष्ट्रों दोनों को एथिकल कंडक्ट के लिए गाइड करता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम होता है। ये फ्रेमवर्क एक तरह से एग्रेशन की जगह डायलॉग को एनकरेज करता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अहिंसा एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अब देखिए, अहिंसा की शिक्षा एम्पथी यानी सहानुभूति पैदा करती है और दुश्मनी को कम करती है, और इससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत होती है। इसका एक बहुत अच्छा मॉडर्न एग्जाम्पल है इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। ये पॉलिसी हमारे इसी सिविलाइजेशनल ईथोस को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी जड़ें बौद्ध धर्म में हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है एथिकल रेगुलेशन थ्रू द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। ये ट्रूथफुल कम्युनिकेशन और इमोशनल रिस्ट्रेंट को प्रमोट करता है। इन मूल्यों से समाज में नफरत और मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास कम होता है, और जहां मिसट्रस्ट कम होगा वहां स्टेबल सोसाइटीज और पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं। अब चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रतीते समुत्पादा। इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंस एंड हार्मनी। इस फिलॉसफी के अनुसार सभी जीव, सभी राष्ट्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और ये सोच ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन यानी मानवीय सहयोग को बढ़ावा देती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं भारत के ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, ऑपरेशन दोस्त टर्की, ऑपरेशन करुणा म्यांमार और ऑपरेशन कावेरी सूडान। अब हमारा आखिरी यानी 5वां पॉइंट है इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, बुद्धिस्ट वैल्यूज विभिन्नताओं का, डाइवर्सिटीज का सम्मान करना सिखाती हैं और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप को डिस्करेज करती हैं। इन्हीं विचारों ने पंचशील और बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम की स्पिरिट को शेप किया। इन दोनों ने ही ग्लोबल पीस डिप्लोमेसी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये हो गए हमारे बॉडी के 5 पॉइंट्स। अब आते हैं कंक्लूजन पर। इसमें हमें बताना है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर विश्व शांति के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है, हाँ, जिसकी जड़ें कंपैशन, नॉन वायलेंस और शेयर्ड ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस में है। ये वैल्यूज कभी पुरानी नहीं हो सकती। और आंसर को सबसे इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ना है। हम लिखेंगे कि ये सिद्धांत भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता, जो आर्टिकल 51 के तहत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की है, उसके साथ पूरी तरह अलाइन होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर और इन पॉइंट्स के साथ आप इस क्वेश्चन का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और हाई स्कोरिंग आंसर लिख सकते हैं। अब अगली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2019 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था।
क्वेश्चन को मैं एक बार साफ-साफ इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। तो देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। पहला डायरेक्टिव है डिस्क्राइब। इसका मतलब है कि हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम के जो फीचर्स हैं उन्हें फैक्चुअली यानी बिल्कुल तथ्य आधारित और सीक्वेंशली यानी क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट करना है। और फिर जो दूसरा डायरेक्टिव है वो है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है कि हमें इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को असेस करना है। मतलब हमें ये बताना है कि वैदिक सिस्टम के कौन से एस्पेक्ट्स आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी सिग्निफिकेंट हैं या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब आंसर की प्लानिंग करते हैं। हम अपने आंसर की शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन वैदिक पीरियड के एक ब्रीफ इंट्रो से करेंगे। इसका टाइम फ्रेम है रफली 1500-600 BCE। हम मेंशन करेंगे कि ये एंशिएंट इंडियन कल्चर का एक तरह से फाउंडेशन था। फिर हम ये भी हाईलाइट करेंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल ट्रेडिशन पर बेस्ड था और इसका मेन फोकस स्टूडेंट के कंप्लीट डेवलपमेंट पर था, यानी स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट। और आखिर में इंट्रो को कंक्लूड करते हुए हम बताएंगे कि कैसे वेदास और उपनिषद्स ने एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट को शेप दिया। चलिए अब आते हैं आंसर के बॉडी के पहले हिस्से पर। यहां हम फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर गुरु शिष्य ट्रेडिशन, जिसे हम रेजिडेंशियल एजुकेशन भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ उनके ही गुरुकुल में रहते थे। तो यहाँ लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती थी, बल्कि पर्सनल डिसिप्लिन और सर्विस यानी सेवा के थ्रू भी होती थी। और इस सिस्टम ने आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स में ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता जैसे वैल्यूज को नेचुरली फॉस्टर किया। अब आते हैं दूसरे फीचर पर, टीचिंग मेथड्स पर। नॉलेज को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था और इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक 3 स्टेप प्रोसेस था। पहला स्टेप था श्रावना। इसका मतलब है टीचर को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। दूसरा स्टेप था मनना, यानी जो भी ज्ञान सुना है उस पर अकेले में चिंतन करना, रिफ्लेक्शन, उसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना। ये पूरा प्रोसेस एक्यूरेट लर्निंग और बेसिकली इंटरनलाइजेशन को इंश्योर करता था, रट्टा मारने जैसा नहीं था। अब तीसरा फीचर वो है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। एक आम गलतफहमी है कि वहां सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एजुकेशन सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं थी। उनके करिकुलम में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एथिक्स और यहां तक कि मार्शल आर्ट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी शामिल थे। तो इसका एम था माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों का एक साथ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट करना। और चौथा इंपॉर्टेंट फीचर मॉरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सत्य यानी ट्रूथ और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस जैसे मॉरल वैल्यूज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। एक्चुअली एजुकेशन का प्राइमरी गोल सिर्फ करियर स्किल्स देना नहीं था, बल्कि कैरेक्टर फॉर्मेशन था। एक अच्छा इंसान बनाना पहला उद्देश्य था। इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल टास्क्स भी दिए जाते थे, जैसे कलेक्टिंग फायरवुड, आश्रम की देखभाल करना। इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ स्किल्स डेवलप होते थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फीचर्स। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, रिव्यू वाले हिस्से पर। यहां हम इसकी आज के टाइम में सिग्निफिकेंस बताएंगे। पहला पॉइंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड NEP 2020। वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा और डायरेक्ट रेलेवेंस आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में दिखता है। एवलिन 2020 में जो फोकस है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पर, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, फिजिकल फिटनेस पर, ये सब कहीं ना कहीं उसी वैदिक अप्रोच का रिफ्लेक्शन है। दूसरा पॉइंट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। आज के समाज में जो हम इतना सोशल डिसहार्मनी और मेंटल स्ट्रेस देखते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए वैदिक एथिक्स जैसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंडफुलनेस ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, टीचर एज अ मेंटर। जी, मॉडर्न पेडागोजी में यानी शिक्षण शास्त्र में अब टीचर्स को सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स नहीं बल्कि फैसिलिटेटर्स और गाइड्स बनने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? ये वही एंशिएंट गुरु शिष्य बॉन्ड जैसा ही तो है। चौथा पॉइंट, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। वैदिक सिस्टम में मेंटल डिसिप्लिन पर बहुत फोकस था और उसी का इन्फ्लुएंस आज हमें योगा और मेडिटेशन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस में दिखता है फॉर ओवरऑल वेलबींग। और पांचवां आखिरी पॉइंट, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में शायद सबसे जरूरी है, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस।
वैदिक थॉट में प्रकृति यानी नेचर के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर सिखाया जाता था। और ये अप्रोच आज के सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एजुकेशन के गोल्स के साथ बिल्कुल डायरेक्टली अलाइन करता है। तो ये हो गया हमारा बॉडी का सेकंड पार्ट। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन में हम इन सारी बातों को समराइज करेंगे। हम लिखेंगे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम का फोकस फंडामेंटली मॉरल ग्रोथ, होलिस्टिक लर्निंग और डिसिप्लिन पर था। और ये जो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं, ये आज भी मॉडर्न एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इंस्पायर करते हैं और एक एथिकल, बैलेंस्ड और एनलाइटेंड सोसाइटी बनाने के लिए एक वैल्यूएबल गाइडेंस ऑफर करते हैं। इस डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले एक पॉइंट पर जरूर सोचें। वैदिक सिस्टम में इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर फोकस था, जहां टीचिंग को स्टूडेंट के टेम्परामेंट और एबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था। आज के मास एजुकेशन और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के दौर में क्या हम इस पर्सनलाइज्ड अप्रोच से कुछ सीखकर उसे एक लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं? अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2020 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के डायरेक्टिव को डिकोड करना है। यहाँ डायरेक्टिव है राइट अ नोट ऑन। तो इसका मतलब होता है कि हमें एक संक्षिप्त और तथ्यात्मक यानी कि कंसाइज और फैक्चुअल अकाउंट देना है। हमें कोई क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन वो सब नहीं करना है, सिर्फ मुख्य विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इस आंसर का इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे? हम शुरू करेंगे ये बताकर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सर्कम 2600-1900 BCE अपने समय की सबसे एडवांस्ड और कह सकते हैं साइंटिफिक टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। हम कुछ प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा और लोथल का जिक्र करेंगे। और इससे मतलब इन शहरों से उनके हाई सिविक सेंस, उनके इंजीनियरिंग स्किल और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का पता चलता है। अब आते हैं आंसर के मेन बॉडी पर। यहाँ हम फीचर्स को पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, ग्रिड पैटर्न प्लानिंग। हड़प्पन शहरों को एक ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था। सड़कें बेसिकली नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती थीं और एक दूसरे को राइट एंगल्स पर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। इससे फायदा ये होता था कि शहर में बेहतर वेंटिलेशन रहता था और ट्रैफिक मूवमेंट भी आसान होता था। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ सिटीज, जिसे हम जोनिंग भी कह सकते हैं। ज्यादातर शहर वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक था सिटाडेल, ये वेस्टर्न साइड में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था। शायद इसको एडमिनिस्ट्रेटिव या रिचुअल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था। और दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। ये डिवीजन उस समय की सोशल हायरार्की और प्लान्ड जोनिंग को दर्शाता है। अब तीसरा पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये हड़प्पन प्लानिंग का सबसे रिमार्केबल फीचर है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। शहर की जो मुख्य सड़कें थीं, उनके किनारे कवर्ड ड्रेन्स यानी ढकी हुई नालियां थीं और हर घर इस ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और इन नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे, जैसे आजकल मैनहोल्स होते हैं। ये उनके हाइजीन और सैनिटेशन के प्रति जो कंसर्न था उसको दिखाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। हड़प्पन्स ने बिल्डिंग बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक्स यानी पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल किया और इन ईंटों का एक स्टैंडर्ड रेशियो था 1:4। इससे पूरे सिविलाइजेशन में, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदारो, बिल्डिंग्स में यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता और ड्यूरेबिलिटी, मजबूती आई। पांचवा पॉइंट है पब्लिक बिल्डिंग्स और वाटर मैनेजमेंट। शहरों में बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जैसे मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ और बड़े बड़े ग्रैनरीज मतलब अन्न भंडार। इनके अलावा लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। और हाँ, खास तौर पर धोलावीरा का जिक्र करना जरूरी है। वो अपने बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। वहाँ रिजर्वॉयर्स और चेक डैम्स मिले हैं। रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर, लोगों के घर भी काफी वेल प्लान्ड थे। हर घर के बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड यानी आंगन होता था। घरों में प्राइवेट वेल्स, निजी कुएं और बाथरूम्स भी होते थे। तो ये उनकी प्राइवेसी और क्लीनलीनेस की संस्कृति को दिखाता है। तो अब हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हमें सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, मतलब समराइज करना है। हम लिखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग विश्व इतिहास में
सोफिस्टिकेटेड अर्बन डेवलपमेंट के सबसे शुरुआती और उन्नत मॉडल्स में से एक है। उनका साइंटिफिक लेआउट, उनका सैनिटेशन सिस्टम, उनका स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर, ये सब एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया के आने वाले अर्बन ट्रेडिशंस की नींव रखी। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2020 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इसका जो डायरेक्टिव वर्ड है डिस्क्राइब, इसका मतलब समझना जरूरी है। डिस्क्राइब का मतलब है कि हमें फीचर्स को फैक्चुअली और सीक्वेंशली यानी कि तथ्यात्मक और क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट करना है। हमें इसमें कोई क्रिटिक या एनालिसिस नहीं देना है। और इस क्वेश्चन का जो कोर टास्क है वो है वैदिक लिटरेचर, जैसे ऋग्वेदा, ब्रह्मनाज और अराणकाज में जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, फ्लोरा और फौना, इन सब के बारे में बताना है। आंसर के लिए हमारी इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम शुरू करेंगे ये बताकर कि वैदिक लिटरेचर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अर्लीस्ट सोर्सेज में से एक है। फिर हम मेंशन करेंगे कि ये टेक्स्ट उस समय के अर्लीस्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं और इन्हीं से हमें अर्ली इंडिया के फिजिकल लैंडस्केप को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। तो चलिए अब मेन बॉडी पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिवर सिस्टम्स और सप्त सिंधु रीजन। वैदिक टेक्स्ट का जो हार्टलैंड था, मतलब जो सेंट्रल एरिया था, वो था सप्त सिंधु रीजन, यानी 7 नदियों की भूमि। इनमें सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी सरस्वती, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली पेरेनियल नदी के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें साल भर पानी रहता। की वास्टनेस और पावर की भी बहुत प्रशंसा की गई है। लेकिन गंगा और यमुना का जिक्र वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, शुरू में इतना नहीं है। और ये सारी नदियां लाइफ गिविंग वाटर सोर्सेज थी ना, तो इन्होंने एग्रीकल्चर और सेटलमेंट पैटर्न्स को बहुत सपोर्ट किया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, माउंटेन रेंजेस। इसमें हिमालयाज का जिक्र वैदिक सेटलमेंट्स की नॉर्दर्न बाउंड्री के तौर पर किया गया है, एक तरह से एक सीमा। ऋग्वेदा में एक स्पेसिफिक कीवर्ड आता है मुंजवत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि मुंजवत हिमालयाज की ही कोई पीक या रीजन रहा होगा जो सोमा हर्ब्स के लिए प्रसिद्ध था। तो इन पहाड़ों ने एक तरह से क्लाइमेटिक बैरियर्स का भी काम किया और सेक्रेड स्पेसेस यानी पवित्र स्थलों का भी। अब तीसरा पॉइंट है प्लेन्स एंड टेरिटरी। जी, वैदिक लिटरेचर में विशाल पैस्टोरल प्लेन्स का वर्णन मिलता है, मतलब बड़े बड़े चारागाह। और ये प्लेन्स कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन के लिए बहुत ही उपयुक्त थे। और पशुपालन वैदिक सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। इसके अलावा पंजाब से लेकर गैंजेटिक प्लेन्स तक फैले हुए उपजाऊ एलुवियल ट्रैक्ट्स का भी वर्णन है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण टर्म है आर्यावर्ता, यानी लैंड ऑफ द आर्याज। जी, ये टर्म इंडो गैंजेटिक रीजन को दर्शाता है और इससे हमें एक अर्ली कल्चरल ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का पता चलता है। चौथा पॉइंट है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। वेदों से ये साफ पता चलता है कि उस समय के लोगों को सीजनल साइकिल्स की, मतलब ऋतु चक्र की अच्छी जानकारी थी। राइट। खास तौर पर मॉनसून रेन्स, हॉट समर्स और नॉर्थ इंडिया की कोल्ड विंटर्स का जिक्र मिलता है। और इसी क्लाइमेटिक रिदम ने उनके रिचुअल कैलेंडर्स और उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को शेप किया। ठीक है, अब आखिरी मेन पॉइंट, पांचवा, फ्लोरा एंड फौना। पहले फ्लोरा यानी वनस्पति की बात करते हैं। कई पौधों का जिक्र है जो रिचुअल्स और डेली लाइफ में इस्तेमाल होते थे, जैसे सोमा प्लांट जिसका जिक्र हमने पहले किया, फिर कुशाग्रास और कई मेडिसिनल हर्ब्स का भी वर्णन है। अब आते हैं फौना पर, यानी जीव जंतु। इसमें काउज और हॉर्सेस उनकी पास्टोरल इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में थे। इनके अलावा लायंस और एलिफेंट्स जैसे जंगली जानवरों का जिक्र भी मिलता है। ये उस समय की रिच बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। तो ये हमारे 5 मेन पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट वैदिक लिटरेचर में दिए गए ये सारे ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस उस समय के इकोसिस्टम की एक बहुत ही विविड पिक्चर पेश करते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस ना सिर्फ उस नेचुरल एनवायरनमेंट को दिखाते हैं जिसमें वैदिक सोसाइटी विकसित हुई, बल्कि ये भारत की कल्चरल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी की नींव भी रखते हैं। और अंत में हम एक फाइनल थॉट दे सकते हैं, एक प्रोवोकेटिव थॉट। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पहले का ज्योग्राफी आज भी हमारी पहचान को प्रभावित करता है। क्या हमारे कई सांस्कृतिक त्योहार, मान्यताएं और क्षेत्रीय पहचान आज भी उन्हीं प्राचीन नदियों, पहाड़ों और मौसम के चक्र से जुड़ी हुई नहीं है जिनका जिक्र वेदास में मिलता है?
अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2021 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के डायरेक्टिव्स यानी डिस्कस इसको समझना होगा। डिस्कस का मतलब होता है कि हमें इंडियन कल्चरल हेरिटेज के जितने भी प्रमुख साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट करना है। हर एस्पेक्ट के लिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम्पल्स भी देने हैं और उसकी रेलेवेंस मतलब उसका महत्व क्या है ये भी दिखाना है। इस आंसर का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंडियन हेरिटेज सिर्फ आर्ट और कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। इसमें बहुत गहरी साइंटिफिक ट्रेडिशंस शामिल हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी और मेडिसिन। ये सब मॉडर्न साइंस से बहुत पहले हमारे एंशिएंट स्कॉलर्स ने डेवलप किया था। तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज बेसिकली रैशनल नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित है। चलिए अब बॉडी पार्ट के पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला हेडिंग होगा मैथमेटिक्स। एंशिएंट इंडिया ने ग्लोबल मैथमेटिक्स में बहुत फाउंडेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और डेसिमल सिस्टम। इसे ब्रह्मगुप्ता और उनसे भी पहले के स्कॉलर्स ने डेवलप किया था। इसके बाद आते हैं सुलवा सूत्रस। ये एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इनमें यज्ञ की वेदी यानी आल्टर्स बनाने के लिए ज्योमेट्रिक रूल्स दिए गए हैं। अच्छा। ये एरिया, सिमेट्री और कंस्ट्रक्शन की एडवांस्ड नॉलेज को दिखाते हैं। फिर हमें बौद्धियाना का जिक्र करना है। उन्होंने ग्रीस से बहुत पहले पाइथागोरस थ्योरम के बराबर का एक जियोमेट्रिक प्रिंसिपल बताया था। और आखिर में ब्रह्मगुप्ता की किताब है ब्रह्मस्फुट सिद्धांता। इसमें जीरो, नेगेटिव नंबर्स और एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेटरी मोशन की बहुत साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की थी। इसमें सबसे बड़ा नाम है आर्यभट्टा का। उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टिया में बताया कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और उन्होंने इक्लिप्सेस यानी ग्रहण का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया। उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली इस नॉलेज ने बाद में अरब और यूरोपियन स्कॉलर्स को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। हमारा तीसरा पॉइंट है मेटलर्जी। इंडिया ने हजारों साल पहले मेटल वर्किंग में काफी एडवांस्ड स्किल्स डेवलप कर ली थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वुड स्टील। ये एक हाई क्वालिटी क्रूसिबल स्टील था जो पूरी दुनिया में फेमस था और वेस्ट एशिया और यूरोप को एक्सपोर्ट भी किया जाता था। और दूसरा एग्जाम्पल तो दिल्ली का आयरन पिलर है। ये 4th सेंचुरी सीई का एक तरह से अजूबा है जो रस्ट रेजिस्टेंट एलॉइंग टेक्निक्स का बेहतरीन नमूना है। आज भी आप देखेंगे उस पर जंग नहीं लगा है। हमारा 4th पॉइंट है मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेदा और सर्जरी दोनों आते हैं। चरका संहिता फिजियोलॉजी, इम्यूनिटी, डाइजेशन और क्लिनिकल डायग्नोसिस पर सबसे पुराना सिस्टमैटिक टेक्स्ट है। वहीं सुश्रुता संहिता में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, खासकर राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस कई वेस्टर्न डिस्कवरी से सदियों पुराने हैं। अब 5th पॉइंट में हम योगा, साइकोलॉजी और अर्ली एटॉमिक थ्योरी को कवर करेंगे। पतंजलि's योगा सूत्रास जो हैं वो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल बैलेंस के लिए एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन शामिल हैं। आज योगा को माइंड बॉडी वेलनेस के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके साथ ही महर्षि कनद ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैटर छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिनको उन्होंने परमाणु कहा, यानी एटम। अच्छा। और ये जॉन डाल्टन की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से सदियों पहले की बात है। जी सर। फाइनली हमारा 6th पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। हमारे मंदिरों का कंस्ट्रक्शन, चाहे वो नागारा, द्रविड़ा या वैसारा स्टाइल हो, जियोमेट्री, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और अकूस्टिक्स की एडवांस्ड नॉलेज को दिखाता है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, उनके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और वास्तु के जो सिद्धांत हैं, वो सब नेचुरल फोर्सेस की एक एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाते हैं। तो कंक्लूजन में हम इन सभी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। हम लिखेंगे कि इंडिया की साइंटिफिक हेरिटेज सदियों की इनोवेशन का नतीजा है, जिसने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी,
मेडिसिन और मेटलर्जी जैसे फील्ड्स में ग्लोबल नॉलेज को शेप दिया। हम ये भी मेंशन करेंगे कि आर्किटेक्चर से लेकर टाउन प्लानिंग तक ये सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाते हैं कि इंडियन कल्चर हमेशा से रैशनल इंक्वायरी और एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड रही है। ये हेरिटेज आज भी ग्लोबल नॉलेज और मॉडर्न साइंस को इन्फ्लुएंस करना जारी रखे हुए है। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2021 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है उसे डीकोड करते हैं। डायरेक्टिव है थ्रो लाइट ऑन। इसका मतलब होता है कि हमें एक विस्तृत विवरण, मतलब एक एक्सप्लेनेटरी अकाउंट देना है। हमें गुप्ता पीरियड के दौरान जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए उनको पूरी क्लैरिटी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है और ये भी समझाना है कि ये एडवांसमेंट्स क्यों इतनी महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सिग्निफिकेंट थी। तो अब देखो हमारे आंसर का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे गुप्ता पीरियड 4th-6th सेंचुरी सीई को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बताकर। ये जो टाइटल है ना, ये इसे बेसिकली मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हुई उनकी वजह से मिला है। हम ये भी मेंशन करेंगे कि कैसे आर्यभट्टा और वराह मिहिरा जैसे ग्रेट स्कॉलर्स ने भारत की साइंटिफिक लेगेसी को शेप किया। चलिए अब आंसर के बॉडी सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा मैथमेटिक्स। गुप्ता एरा में ना इस फील्ड में एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लीप देखने को मिला। मतलब मैथमेटिकल थिंकिंग एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था वो था डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव प्रणाली और उसके साथ प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। राइट। और इसी के साथ जीरो का कॉन्सेप्ट, शून्य, एक नंबर के तौर पर फॉर्मलाइज हुआ। इससे क्या हुआ कि कैलकुलेशंस बहुत एक्सट्रीमली सिंपल हो गए। इसी दौर में महान स्कॉलर आर्यभट्टा हुए और उनका टेक्स्ट था आर्यभाट्या। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर। अगर उनके स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो पहला, उन्होंने पाई की वैल्यू को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, 3.1416, जो आज की वैल्यू के बहुत करीब है। दूसरा, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली साइन फंक्शन, जिसे उन्होंने जिया कहा। और तीसरा, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स भी दिए। तो अलजेब्रा के डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एस्ट्रोनॉमी। गुप्ता स्कॉलर्स ने यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मिथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, मतलब पौराणिक कथाओं से हटाकर रैशनल एक्सप्लेनेशंस यानी तर्कसंगत स्पष्टीकरण देना शुरू किया। इसमें भी आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्होंने प्रपोज किया कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने दिन और रात होने की प्रक्रिया को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। ये उस समय के लिए आप सोचे कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसके अलावा उन्होंने सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सिस, मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए भी रैशनल रीजंस दिए। उन्होंने उस समय की जो पॉपुलर बिलीफ थी ना कि राहु और केतु सूरज चांद को निगल जाते हैं, उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी और चंद्रमा की शैडो यानी छाया की वजह से होता है। अब इस फील्ड में दूसरे इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे वराह मिहिरा, जिनका टेक्स्ट था बृहद संहिता। उन्होंने इसमें प्लैनेटरी मोशंस, ग्रहों की गति, सीजन्स के बदलने और यहाँ तक कि वेदर फोरकास्टिंग पर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। ठीक है, तो हमारा अभ्यास फील्ड है मेडिसिन। इस दौर में जो एग्जिस्टिंग आयुर्वेदिक टेक्स्ट थे ना, उनको और भी ज्यादा रिफाइन किया गया। दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका हमें जिक्र करना है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये ग्रंथ वैसे तो गुप्ता पीरियड से पहले के हैं, लेकिन इस दौर में इनकी कंपाइलेशन और डेवलपमेंट अपने चरम पर थी। चरक ने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी जैसे विषयों पर बहुत गहराई से स्टडी की। उनकी संहिता में फार्माकोलॉजी, मतलब औषधि विज्ञान पर बहुत डिटेल जानकारी है।
और वहीं सुश्रुता को तो फादर ऑफ सर्जरी के रूप में जाना जाता है। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स का जिक्र है, जैसे कि राइनोप्लास्टी, जिसे आज हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, और कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अब सोचिए उस समय में ये कितनी एडवांस चीजें थीं। अब बात करते हैं मेटलर्जी की, यानी धातु विज्ञान। गुप्ता मेटलर्जिस्ट ने बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल स्किल का प्रदर्शन किया जी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली का आयरन पिलर, जो मेहरौली में है। ये करोजन रेजिस्टेंट आयरन टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है। 1600 साल से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये अपने आप में एक मार्वल है। इसके अलावा हाई क्वालिटी अलॉइंग टेक्निक्स, मिश्र धातु बनाने की तकनीक, और सिक्कों के लिए सोफिस्टिकेटेड मिंटिंग मेथड्स, ये भी उनकी मास्टरी को दिखाते हैं। गुप्ता पीरियड के जो सोने के सिक्के थे वो अपनी प्योरिटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं। और अब अंत में हम इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर को भी ब्रीफली टच कर लेते हैं। इस पीरियड में सिविल कंस्ट्रक्शन और अर्बन प्लानिंग में भी अच्छी खासी प्रगति हुई। मंदिरों और इमारतों में स्टोन कटिंग की बहुत रिफाइंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। पर शायद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स का विकास। रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, डैम्स, ये सब बनाए गए। इससे इरिगेशन यानी सिंचाई में बहुत मदद मिली और जाहिर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे? हम पहले तो समराइज करेंगे कि गुप्ता एरा में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मेटलर्जी में हुए ये एडवांसमेंट्स भारत की साइंटिफिक आइडेंटिटी की नींव बने। फिर हम ये पॉइंट भी रखेंगे कि ये इनोवेशन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने एशिया एंड यूरोप की सिविलाइजेशंस को भी प्रभावित किया। स्पेशली जो अरब एस्ट्रोनॉमी है उस पर इनका गहरा असर पड़ा। और अंत में हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि इन योगदानों ने गुप्ता एज को सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ साइंस में एक डिफाइनिंग चैप्टर बना दिया है। इस युग ने आने वाली कई सदियों के लिए साइंटिफिक थॉट की दिशा तय की और एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी रेलेवेंट है। अब अगली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2022 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को डिकोड करना, है ना जी। यहां पर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो विशेषताएं हैं उन्हें फैक्चुअली, सीक्वेंशली और ऑब्जेक्टिवली पेश करना है। तथ्यात्मक और क्रमबद्ध तरीके से। हमें कोई आलोचना या पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, जस्ट द फैक्ट्स। राइट। अब इस आंसर का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? हम किस चीज पर फोकस करेंगे? तो हमें 2 बातों पर फोकस करना है। पहला, इंपीरियल पेट्रोनेज, खासकर एम्परर अशोका का योगदान, और दूसरा, स्टोन वर्क में जो एक जबरदस्त रिफाइनमेंट आई उस पर। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहेगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में हम सारे फीचर्स को पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और आखिर में एक कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम शुरुआत करेंगे ये बताकर कि जो मॉडर्न पीरियड 4th-2nd सेंचुरी BCE था वो इंडियन आर्ट हिस्ट्री का एक फॉर्मेटिव स्टेज यानी एक प्रारंभिक और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। इस दौर की जो पहचान है वो है मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर्स हैं। ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर पत्थर का इस्तेमाल हुआ जी। और यही वो दौर था जिसने आगे चलकर क्लासिकल इंडियन आर्ट की नींव रखी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब मुख्य विशेषताओं यानी सेलिएंट फीचर्स पर आते हैं। तो पहला फीचर है अशोकन पिलर्स। इन्हें हम मोनोलिथिक मास्टरपीसेस भी कह सकते हैं। ये पिलर्स कला के अद्भुत नमूने हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मोनोलिथ हैं। मोनोलिथ का मतलब है कि इन्हें एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, कोई जोड़ नहीं है। अच्छा। इनके लिए जो पत्थर इस्तेमाल होता था वो मुख्य रूप से चुनार, सैंडस्टोन से आता था और इनकी सतह पर एक खास तरह की हाई ग्लॉस फिनिश होती थी जिसे हम मौर्यन पॉलिश कहते हैं। और ये आज भी हजारों साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। पिलर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कैपिटल कहते हैं। उस पर जानवरों की आकृतियां होती थी जैसे शेर, बैल यानी बुल और हाथी। और इसका सबसे फेमस उदाहरण है सारनाथ लायन कैपिटल, जिसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं और यही भारत का नेशनल एम्ब्लम यानी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फीचर।
अब आते हैं दूसरे फीचर पे, स्तूपास, रिलीजियस इनोवेशन। जी। स्तूपास का निर्माण बेसिकली बुद्ध या दूसरे सेंट्स के रिलिक्स यानी उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए होता था। एम्परर अशोका ने सांची और भरोट जैसे जो पुराने स्तूपा थे उन्हें और बड़ा और भव्य बनवाया था। इसके मुख्य आर्किटेक्चरल पार्ट्स हैं एक हेमिस्फेरिकल डोम जिसे अंड भी कहते हैं, उसके ऊपर एक स्क्वायर रेलिंग होती है जिसे हर्मिका कहते हैं, और शिखर पर एक छतरा यानी एक छतरी होती है। जी। अब हमारा तीसरा फीचर है रॉक कट केव्स। ओके। ये भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से हैं, मतलब पहाड़ को काटकर गुफाएं बनाना। ये केव्स बिहार में बराबर और नागार्जुनी हिल्स में पाई गई हैं और इन्हें आजीविका सेक्ट के संतों को दान में दिया गया था। इन केव्स की भी खासियत इनके पॉलिश्ड इंटीरियर्स हैं। अंदर से दीवारों को शीशे की तरह पॉलिश किया गया था, बिल्कुल पिलर्स की तरह। और जो लोमास ऋषि केव का एंट्रेंस है वो हॉर्स शू शेप्ड यानी घोड़े की नाल के आकार का है और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आते हैं चौथे फीचर पर, जो है स्कल्पचरल ट्रेडिशन। इस दौर में हमें यक्षा और यक्षी की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं। जी। ये मूर्तियां जो हैं वो फोक आर्ट यानी लोक कला और कोर्ट आर्ट यानी राजकीय कला का एक मिश्रण दिखाती हैं। इन मूर्तियों का जो फॉर्म है वो राउंड और फुल बॉडीड होता है, जो एक रोबस्ट फिजिकलिटी को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि काफ़ी विशाल और शक्तिशाली दिखती हैं। और हमारा पांचवा और आखिरी फीचर है पॉटरी एंड माइनर आर्ट्स। इस दौर में पॉटरी अपने चरम पर थी, जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। ये एक खास तरह के काले रंग के बर्तन होते थे जिन पर मेटालिक फिनिश मतलब धातु जैसी एक चमक होती थी, और ये उस समय की एडवांस्ड फायरिंग और ग्लेजिंग टेक्निक्स को दिखाता है। तो ये हो गए हमारे 5 सेलिएंट फीचर्स। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। जी। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? हम संक्षेप में कहेंगे कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भारत में लार्ज स्केल स्टोन कंस्ट्रक्शन और रिफाइंड स्कल्पचरल एक्सप्रेशन का सबसे पहला अर्लीस्ट फेज है। अशोकन पिलर्स, स्टूपास और केव आर्किटेक्चर की जो लेगेसी थी उसने बाद के बुद्धिस्ट और इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इस तरह मॉडर्न एज जो है वो भारत के कल्चरल एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर यानी एक माइलस्टोन साबित हुआ। और यहाँ आपका 8 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2022 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और क्वेश्चन है, Why is the Gupta period considered as the golden age of ancient Indian history? देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव को मतलब इसके मूल भाव को डिकोड करना है। ओके। यहाँ पूछा गया है Why is considered, तो इसका मतलब है कि हमें एक एविडेंस बेस्ड जस्टिफिकेशन देना है, हमें सबूत देने। एग्जैक्टली हमें सबूत के साथ ये बताना है कि हिस्टोरियंस इसे गोल्डन एज आखिर क्यों मानते हैं। ठीक है। अब इस आंसर का जो की कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। किसी भी पीरियड को गोल्डन एज तब कहा जाता है जब वहां कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चरल ब्रिलियंस। गुप्ता पीरियड इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। राइट। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? हम बताएंगे कि गुप्ता पीरियड 4th-6th सेंचुरी सीई को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज माना जाता है जी। क्योंकि इस दौरान पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस में अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व अचीवमेंट्स हुई, और इसकी नींव रखी थी शासकों ने जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने एक स्टेबल शासन दिया। अब इसके मल्टी डायमेंशनल अचीवमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जी। गुप्ता डायनेस्टी ने एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड येट स्टेबल एम्पायर बनाया। अच्छा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है समुद्रगुप्तास प्रयागराज प्रशस्ति, जिसमें उसकी विशाल जीतों का जिक्र है। देखिए, जब देश में पीस एंड स्टेबिलिटी होती है तभी कल्चर और इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। ये एक बेसिक रूल है। अब दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इस दौर में इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग थी। ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्र पार व्यापार होता था, खासकर रोमन एम्पायर और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? उनके सोने के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें डिनार्स कहते थे। बिल्कुल, इन्हें डिनार्स भी कहते थे। ये एक स्टेबल इकोनॉमी की निशानी है।
इतना सोना तभी सर्कुलेट हो सकता है जब देश प्रॉस्पेरस हो। सही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो है लिटरेचर एंड संस्कृत रेनेसांस। जी। इस पीरियड में संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा नहीं रही, वो कल्चर और स्कॉलरशिप की भाषा बन गई। और इस दौर के सबसे महान कवि और नाटककार थे कालिदासा। उनके प्रमुख वर्क्स हैं अभिज्ञाना शकुंतलम और मेघदूता। ये तो मतलब इंडियन लिटरेचर के बेंचमार्क्स हैं। उनके अलावा दूसरे स्कॉलर्स भी थे, जैसे विशाख दत्ता जिन्होंने मुद्रा राक्षसा लिखा, और शूद्रका जिनका नाटक मृच्छकटिका बहुत फेमस है। ओके। तो ये एक पूरा लिटरेरी इकोसिस्टम था। जी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस। यहाँ तो इंडिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ा नाम है आर्यभट्टा। ओके। आर्यभट्टा ने डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जीरो का कॉन्सेप्ट, फिर पाई की वैल्यू कैलकुलेट की और ये बताया कि ग्रहण यानी इक्लिप्सेस कैसे लगते हैं। राइट। और इतना ही नहीं, उन्होंने ही अर्थ रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया था। उस जमाने में ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति थी। जी बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है वराह मिहिरा। उन्होंने अपनी किताब बृहद संहिता में एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी, मतलब हर चीज पर लिखा। समझ गया। इसके अलावा मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा में भी बहुत एडवांसमेंट हुई। सर्जरी और एनाटॉमी की नॉलेज उस वक्त काफी डिटेल में थी। अब आते हैं फाइनल डायमेंशन पर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन। जी। मंदिर निर्माण यानी टेम्पल आर्किटेक्चर में नागारा स्टाइल डेवलप हुआ। अच्छा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दियोगढ़ का दशावतारा टेम्पल। जी। और पेंटिंग में अजंता पेंटिंग्स अपने पीक पर पहुंची। ये म्यूरल्स और फ्रेस्कोस जो हैं, ये स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन का एक बेहतरीन नमूना है। और एक खास बात थी इस दौर की, वो थी रिलीजियस टॉलरेंस। राइट। इस दौर में हिंदुइज्म, खासकर भक्ति और पुरानिक ट्रेडिशंस तो फ्लरिश हुआ ही, साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आराम से प्रॉस्पर हुए। किसी पर कोई दबाव नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक होलिस्टिक अचीवमेंट का दौर था। होलिस्टिक मतलब हर तरफ से। एग्जैक्टली, हर फील्ड में, साइंस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक और लिटरेचर से लेकर आर्ट तक, हर जगह ऊंचाइयां हासिल की गईं। आखिर में हम कह सकते हैं कि इस युग के जो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स थे, वो आगे आने वाली इंडियन सिविलाइजेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन गए। ओके। और इसका असर सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री पर भी पड़ा। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2022 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु। तो इस क्वेश्चन को डीकोड करते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्टिव वर्ड है एक्सप्लेन। जी। एक्सप्लेन का मतलब है कि हमें विस्तार से बताना है। लॉजिकल रीजंस यानी तर्कपूर्ण कारण देने हैं कि भारत को ये उपाधि, ये टाइटल क्यों मिला। राइट। और जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है विश्व गुरु, इसका सीधा सा अर्थ है टीचर ऑफ द वर्ल्ड। हमें यह समझाना है कि भारत की जो ज्ञान प्रणालियां थीं, जो नॉलेज सिस्टम्स थे, वो अपने समय से बहुत आगे थे और उन्होंने ग्लोबल सिविलाइजेशंस को प्रभावित किया। अब इसके आंसर की भूमिका या इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? हमें शुरुआत में ही क्लियर करना है कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान था वो 3 स्तंभों पर आधारित था, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है। हम मेंशन करेंगे कि वेदों से लेकर क्लासिकल साइंसेस तक इंडिया ने ऐसे यूनिवर्सल आइडियाज डेवलप किए जो पूरे एशिया में फैले और एक तरह से विश्व चिंतन को उन्होंने शेप किया। तो अब आते हैं आंसर के मेन बॉडी पर। यहाँ हम पॉइंट्स में एविडेंस देंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज। ओके। देखिए, इसकी बुनियाद में है वेदास और उपनिषद्स। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है जी। इन ग्रंथों ने मेटाफिजिक्स, कॉन्शियसनेस और एथिक्स जैसे बहुत ही गहरे विषयों की खोज की। इसमें मुख्य कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, कर्मा, धर्मा और मोक्षा। ओके। और ये विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। इन्हीं विचारों ने आगे चलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रभावित किया और फिर ये धर्म इंडिया से निकलकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, वो है लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। जी सर। यहां हम सबसे पहले पाणिनि का जिक्र करेंगे और उनकी रचना अष्टध्यायी का।
इसे दुनिया का सबसे पहला और सबसे साइंटिफिक ग्रामर सिस्टम माना जाता है। राइट। इसके बाद हम संस्कृत लिटरेचर की बात करेंगे, जैसे कि रामायणा और महाभारता। इन महाकाव्यों ने, आप कह सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मॉरल वैल्यूज का प्रसार किया। ओके। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। पॉइंट नंबर 3, साइंस, मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत ही क्रूशल सेक्शन है। यहाँ भारत के 2 सबसे बड़े योगदान हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और दूसरा डेसिमल सिस्टम। इनके बिना मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं थी। ओके। इसी संदर्भ में हम आर्यभट्टा का जिक्र करेंगे। उन्होंने 2 बहुत बड़ी खोजें की। एक तो अर्थ्स रोटेशन के बारे में बताया जी। और दूसरा उन्होंने इक्लिप्सिस यानी ग्रहणों की साइंटिफिक व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ये परछाई का खेल है, कोई दैवीय घटना नहीं। अच्छा। और ये आइडियाज फिर अरब स्कॉलर्स के माध्यम से यूरोप तक पहुंचे और वहां इन्होंने यूरोपियन साइंटिफिक रेवोल्यूशन को प्रभावित किया। चौथा पॉइंट है हमारा मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद। जी। यहां हम 2 ग्रंथों पर फोकस करेंगे। पहला है चरका संहिता। ओके। इसमें फिजियोलॉजी, इम्यूनिटी और पाचन तंत्र पर इतनी गहरी समझ है जो मतलब आज भी रेलेवेंट है। राइट। और दूसरा ग्रंथ जो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है वो है सुश्रुता संहिता। इसने सर्जिकल टेक्निक्स की शुरुआत की, जैसे राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। ओके। आयुर्वेदा का मूल मंत्र बीमारी ठीक करना ही नहीं बल्कि होलिस्टिक वेलनेस पर फोकस करना है। हमारा 5वां पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड पॉलिटी। जी। इसमें हम संक्षिप्त में टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, जैसे नागारा और द्राविड़ा शैलियां, और हरप्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य हिस्सा है वो है पॉलिटिकल साइंस। यहां हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देंगे। ये स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी और वॉर स्ट्रैटेजी पर एक बहुत ही एडवांस्ड ग्रंथ है। ये एक राजा को बताता है कि एक सफल राज्य कैसे चलाना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी मुख्य बिंदु पर। पॉइंट नंबर 6, ग्लोबल लर्निंग सेंटर्स। इसे हम नॉलेज एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। मतलब भारत ने सिर्फ ज्ञान उत्पन्न नहीं किया, उसने ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटा। जी। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय। ये उस समय के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थे। राइट। यहाँ चीना, जापान, कोरिया, तिब्बत, पूरे एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। ये भारत के इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो ये हो गए हमारे मेन बॉडी के पॉइंट्स। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। अपने निष्कर्ष में हम सभी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। हम कहेंगे कि ये उपाधि, ये टाइटल भारत को फिलॉसफी, साइंस, मेडिसिन और गवर्नेंस में उसके अद्वितीय योगदान के कारण मिली। ओके। और फिर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय से जोड़ेंगे। हम लिखेंगे कि यही प्राचीन विरासत आज इंडिया की सॉफ्ट पावर का आधार है। और अंत में हम ये कहकर समाप्त करेंगे कि ये एक टाइमलेस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, एक ऐसी ज्ञान की विरासत जो आज भी पूरी मानवता को प्रेरणा देती है। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2023 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव को समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है गिव एन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब है कि हमें एक डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देना है। हमें यहाँ कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना, बस वैदिक लिटरेचर के कंपोनेंट्स, उसका नेचर और सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करना है। आंसर बिल्कुल क्रिस्प और फैक्चुअल होना चाहिए। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम पहले वैदिक लिटरेचर को डिफाइन करेंगे कि ये वेदास से डिराइव्ड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का एक बॉडी है। राइट। फिर हम इसका टाइमलाइन एस्टैब्लिश करेंगे जो है मोटा मोटा 1500 से 500 बीसी। ओके। लैंग्वेज मेंशन करना इंपॉर्टेंट है जो कि वैदिक संस्कृत है। और आखिर में ये बताएंगे कि ये टेक्स्ट हिंदू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थॉट का फाउंडेशन है और अर्ली इंडियन सोसाइटी को समझने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पर। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नेचर, कंपोनेंट्स और फीचर्स। तो पहला पार्ट है इसका नेचर। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, ये सारे टेक्स्ट श्रुति ट्रेडिशन का हिस्सा हैं। श्रुति? हाँ, श्रुति का मतलब है जो सुना गया है, यानी इन टेक्स्ट को डिवाइनली रिवील्ड माना जाता है और ये सदियों तक ओरली ट्रांसमिटेड किए गए हैं। राइट। दूसरा पॉइंट है इसका स्कोप। ये लिटरेचर सिर्फ प्रेयर्स या प्रार्थनाओं तक लिमिटेड नहीं है,
बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसमें हाइम्स, रिचुअल्स, मिथोलॉजी, फिलॉसफी और सोशल नॉर्म्स सब कुछ कवर होता है। एक कंप्लीट पैकेज है। ओके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंपोनेंट्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसके 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं। सबसे पहला है संहितास, जिनको हम कॉमनली वेदास कहते हैं। पहला है ऋग्वेदा। ये सबसे पुराना है, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुणा जैसे डेटीज के लिए हिम्स हैं। ओके। फिर आता है सामावेदा। इसमें रिचुअल्स के लिए ऋग्वेदा के हिम्स का एक तरह से म्यूजिकल रेंडरिंग है, संगीत है। तीसरा है यजुर्वेदा। इसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज और पूरे रिचुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ओके। और चौथा है अथर्ववेदा। इसमें हीलिंग, मैजिक और जो डोमेस्टिक रिचुअल्स होते हैं उनसे जुड़े हिम्स हैं। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट, संहिताज। अब दूसरा कंपोनेंट है ब्राह्मणास। ब्राह्मणस। जी, ये हर वेदा से जुड़े हुए प्रोस टेक्स्ट्स हैं। ये रिचुअल्स, सेरेमनीज और यज्ञास यानी सैक्रिफाइसेस की सिग्निफिकेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्यों का जवाब देते हैं। तीसरा कंपोनेंट है आरण्यकास। इन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। राइट। ये उन हर्मिट्स या ऋषियों के लिए थे जो जंगल में रहते थे। तो ये टेक्स्ट बेसिकली रिचुअलिज्म और फिलॉसफी के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ओके। और चौथा और आखिरी कंपोनेंट है उपनिषद्स। ये प्योरली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं। ये ब्रह्मन यानी अल्टीमेट रियलिटी, आत्मन यानी सोल और मोक्षा यानी लिबरेशन जैसे डीप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। उपनिषद्स एक मेजर शिफ्ट दिखाते हैं रिचुअलिज्म से स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। तो ये हो गए कंपोनेंट्स। अब बॉडी के आखिरी पार्ट यानी फीचर्स पर आते हैं। जी। इसमें पहला पॉइंट है ओरल ट्रेडिशन। इन टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज रेसिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। एक और फीचर है अर्ली साइंटिफिक थिंकिंग। इन टेक्स्ट में हमें कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स और यहाँ तक कि ग्रामर पर भी डिस्कशंस मिलते हैं, राइट। जो उस दौर की साइंटिफिक सोच को दर्शाता है। तो अब फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर। अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए हम पहले समराइज करेंगे। ओके। हम लिखेंगे कि वैदिक लिटरेचर इंडिया का अर्लीस्ट बॉडी ऑफ इंडियन नॉलेज है। और आखिर में हम ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे कि ये लिटरेचर रिचुअल वर्शिप से लेकर फिलोसॉफिकल इंक्वायरी तक के इवोल्यूशन को चार्ट करता है। राइट। इसलिए ये एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए एक एसेंशियल सोर्स है। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2023 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नगर स्टाइल। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड यानी डिस्क्राइब को डिकोड करना होगा। डिस्क्राइब का मतलब है कि हमें नगर स्टाइल के जो फीचर्स हैं उनका एक फैक्चुअल, सीक्वेंशियल और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है। मतलब हमें इसकी कोई आलोचना या तुलना नहीं करनी, बस तथ्यों की एक क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति देनी है। हमारा पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के स्ट्रक्चर और लेआउट पर ही रहेगा। तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले नगारा स्टाइल को डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये क्लासिकल नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल स्टाइल है। इसका टाइमलाइन भी बताना ज़रूरी है कि ये 5th to 7th सेंचुरीज सीई के बीच, मतलब गुप्ता पीरियड के दौरान इमर्ज हुआ। और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी देंगे कि इस स्टाइल के मंदिर हिमालय से लेकर विंध्यास तक पाए जाते हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पर। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कर्विलिनियर शिखरा। इसे रेखा प्रसादा भी कहते हैं। ये सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट है। जो शिखरा होता है यानी टावर, वो कर्विलिनियर होता है और सीधा गर्भगृह के ऊपर से उठता है। इसका जो शेप है वो ऊपर की तरफ स्मूथली टेपर होता है, जो एक तरह से डिवाइन क्योर असेंट को सिंबलाइज करता है। इसके टॉप पर 2 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक है अमालिका, जो एक रिब्ड स्टोन डिस्क जैसा होता है, और उसके ऊपर कलाशा। दूसरा फीचर है गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम। ये एक छोटा स्क्वायर चेंबर होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं और ओपनिंग्स, मतलब खिड़कियां वगैरह बहुत कम होती हैं, ताकि मंदिर की सेक्रेडनेस और एनर्जी को प्रिजर्व किया जा सके। तीसरा, मंडपास या जिन्हें हम पिलर्ड हॉल्स भी कहते हैं। ये सैंक्टम से जुड़े हुए असेंबली हॉल्स होते हैं। देखो, समय के साथ मंदिर एक सिंपल अर्ध मंडपा से इवॉल्व होकर कई बड़े हॉल्स वाले हो गए, जैसे कि महामंडपा और नृत्य मंडपा। इनके पिलर्स पर फ्लोरल और ज्योमेट्रिक मोटिव्स की बहुत ही शानदार कार्विंग होती है। चौथा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है
पंचायतना स्टाइल। ये एक स्पेसिफिक लेआउट है। इसमें एक सेंट्रल श्राइन होता है और वो चारों कोनों पर 4 सब्सिडियरी श्राइन से घिरा होता है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं देवगढ़ में दशावतारा टेम्पल और खजुराहो का लक्ष्मणा टेम्पल। अब कुछ और डिस्टिंक्टिव फीचर्स को देखते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ बाउंड्री वॉल्स। अगर साउथ इंडियन मंदिरों से कंपेयर करें तो नागारा टेम्पल्स में आमतौर पर ऊंची एंक्लोजर वॉल्स और बड़े बड़े गोपुरम्स मतलब गेटवेज नहीं होते। इससे उन्हें एक ओपन और कॉम्पैक्ट अपीयरेंस मिलता है। अगला पॉइंट है ऑर्नामेंटेशन यानी अलंकरण। मंदिर की जो बाहरी दीवारें होती हैं जिन्हें जंघा कहा जाता है, उन पर बहुत रिच डेकोरेशन होती है। इन दीवारों पर डेटीज यानी देवी देवताओं, अप्सराज और मिथुना फिगर्स की मूर्तियां होती हैं। राइट। अपने आंसर को और डेप्थ देने के लिए हम कुछ रीजनल सब स्टाइल्स का भी जिक्र कर सकते हैं। इससे आंसर काफी इंप्रेसिव हो जाता है। ओके। पहला है लैटिनर स्टाइल, जिसमें एक सिंपल सिंगल कर्वी लीनियर शिखरा होता है। दूसरा शेखरी स्टाइल, इसमें मेन टावर के चारों ओर मिनी शिखरास का एक क्लस्टर होता है। और तीसरा है भूमिजा स्टाइल, जिसका प्लान स्टेलेट यानी स्टार शेप्ड होता है। और अंत में कुछ की एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है, मार्क्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसमें हम कंदरिया महादेव टेम्पल का नाम लेंगे जो खजुराहो में है। ये मिच्योर नागारा स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरा गुजरात का सन टेम्पल जो मोधेरा में है। तो कंक्लूजन में हम इस डिस्कशन को बस समराइज करेंगे। हम कहेंगे कि नागारा स्टाइल अपनी वर्टिकल एलिवेशन और रिच स्कल्पचरल ऑर्नामेंटेशन के लिए जाना जाता है। ये स्टाइल असल में सिंबलिज्म, इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का एक क्रिएटिव सिंथेसिस है, जिसने लगभग 1000 साल तक नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को शेप दिया। इस तरह से आप एक कंप्लीट और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2024 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। जी सर। क्वेश्चन है, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ। इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके। तो सबसे पहले इस सवाल को डिकोड करते हैं। इसमें जो डायरेक्टिव वर्ड है इंट्रोड्यूस, उस पर फोकस करना है। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि हमें एक ब्रॉड फाउंडेशनल ओवरव्यू देना है, एक बुनियादी ढांचा प्रेजेंट करना है। ओके। हमें इन सोर्सेस की आलोचना यानी क्रिटिक नहीं करनी है, बस उनका परिचय देना है। हमारा काम है लिटरेरी सोर्सेस को ठीक से क्लासिफाई करना। जैसे हम इन्हें इंडिजिनस यानी स्वदेशी और फॉरेन अकाउंट्स में बांटेंगे। फिर इंडिजिनस के अंदर भी रिलीजियस और सेक्युलर सब कैटेगरीज देखेंगे। समझ गया। एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए पहले लिटरेरी सोर्सेस को डिफाइन करना जरूरी है। हम बताएंगे कि ये एक वास्ट कलेक्शन है जिसमें वैदिक हिम से लेकर आप कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवल अकाउंट्स तक सब कुछ शामिल है। इसके बाद इन सोर्सेस की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये हमें एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एवोल्यूशन को समझने में कैसे हेल्प करते हैं। जी। तो अब हम आते हैं आंसर के बॉडी पार्ट पर। हमारी पहली कैटेगरी है इंडिजिनस सोर्सेज। इसमें सबसे पहले आता है वैदिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर। जी। इसमें हमें वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनेकास और हाँ उपनिषद्स का जिक्र करना है। ये हमें अर्ली पॉलिटी, रिचुअल्स और उस वक्त की पेस्टोरल इकोनॉमी के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इनसे हमें सभा और समिति जैसी असेंबलीज और उस दौर के फिलोसॉफिकल आइडियाज का भी पता चलता है। साथ ही वेदांगास और सूत्रास को भी मेंशन करना है जो ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और सोशल ड्यूटीज पर इंफॉर्मेशन देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। जी। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटकस यानी विनया, सुत्ता और अभिधम्मा पिटाकस। ये मोनास्टिक लाइफ मतलब मथवासी जीवन और मगधा जैसे महाजनपदास के पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। सर। इसके अलावा जातक टेल्स का भी जिक्र करना है। उनसे ट्रेड रूट्स और राजा गृह जैसे अर्बन सेंटर्स की जानकारी मिलती है। फिर आते हैं जैन लिटरेचर पर। इसमें आगमास, कल्पसूत्रास और उपंगास इंपॉर्टेंट है। ये उस समय के मर्चेंट गिल्ड्स यानी व्यापारी संघों और अर्बन कल्चर पर काफी रोशनी डालते हैं। समझ गया।
हमारी तीसरी सब कैटेगरी है एपिक्स एंड पुराणास। ओके। रामायण और महाभारता ये हमें रूलिंग क्लैंस की जीनियोलॉजीज मतलब वंशावली और किंगशिप के आइडियल्स के बारे में बताते हैं। जी। और पुराणास में तो पूरी डायनास्टिक लिस्ट्स हैं, जैसे इक्ष्वाकु डायनास्टी से लेकर नंदा डायनास्टी तक का पूरा विवरण मिलता है। अब आती है चौथी सब कैटेगरी, सेक्युलर एंड संगम लिटरेचर। ये नॉन रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं? राइट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और स्टेटक्राफ्ट पर एक बहुत ही डिटेल्ड ट्रीटीज है। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य भी हैं, जो लैंग्वेज और सोसाइटी के बारे में बताते हैं। ओके। और संगम लिटरेचर का मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये अर्ली तमिलकम में लिखे गए थे। जी। एत्तुतोगई जैसे टेक्स्ट से हमें अर्ली साउथ इंडियन पॉलिटी, ट्रेड और सोशल लाइफ की वैल्यूएबल जानकारी मिलती है। राइट। तो ये हो गया इंडिजिनस सोर्सेज का पार्ट। अब आते हैं सोर्सेज के दूसरे बड़े हिस्से पर, यानी फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज। जी। इसमें सबसे पहले हैं ग्रीक अकाउंट्स, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है मेगास्थनीज इंडिका। इससे हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पाटलिपुत्रा की सिटी लाइफ और वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं चाइनीज पिलग्रिम्स रिकॉर्ड्स। जी। फाहियन जो 5th सेंचुरी सीई में आए थे, उन्होंने गुप्ता पीरियड की सोसाइटी और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। ओके। और फिर क्सानजांग जो 7th सेंचुरी सीए में आए, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और राजा हर्ष के शासन का बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट दिया। फाइनली हम अदर फॉरेन राइटर्स को भी ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। राइट। जैसे अरब और पर्शियन स्कॉलर्स, उन्होंने इंडिया के ट्रेड, साइंस और वेस्ट एशिया के साथ कॉन्टैक्ट्स पर लिखा है। समझ गया। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लिटरेरी सोर्सेज में अक्सर मिथ यानी मिथक और हिस्ट्री यानी इतिहास का मिश्रण होता है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं होते, लेकिन जब इन सोर्सेज को कोरॉबोरेटेड किया जाता है, जी। कोरॉबोरेटेड यानी इनकी पुष्टि की जाती है। ओके। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्विक, एपिग्राफिक यानी शिलालेख और न्यूमिस्मैटिक मतलब सिक्कों से जुड़े एविडेंस से, तब हम पास्ट का एक साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। तो इस पर सोचना है, इतिहास लेखन एक कितना डायनामिक प्रोसेस है ना? लिटरेरी सोर्सेज हमें एक कहानी बताते हैं, लेकिन क्या होता है जब कोई नई पुरातात्विक खोज उस कहानी को चैलेंज करती है? राइट। तब इतिहासकार किसे सच मानते हैं, लिखे हुए शब्द को या जमीन से निकले हुए सबूत को? ये सवाल हमें दिखाता है कि अतीत को समझना हमेशा एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस के मेंस 2024 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड को आराम से समझना होगा। यहाँ वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है कि हमें इंडियन कल्चर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें फैक्चुअली और सीक्वेंशियली प्रेजेंट करना है। जी। एक क्रमबद्ध तरीके से। हमें यहाँ कोई क्रिटिक या एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ फीचर्स बताने हैं। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आखिर इंडियन कल्चर को यूनिक और रिजिलिएंट क्या बनाता है। तो अब सोचते हैं कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए हम इंडियन कल्चर को दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे कंटिन्यूअस सिविलाइजेशनल ट्रेडिशंस में से एक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। राइट सर। इसमें हम ये भी मेंशन करेंगे कि इसके प्राइमरी पिलर्स क्या हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडेप्टेबिलिटी और एक वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड व्यू। ओके। और ये बताना भी जरूरी है कि इंडियन कल्चर सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये शेयर्ड बिलीफ्स, कस्टम्स और आर्ट्स का एक लिविंग सिस्टम है जो हजारों सालों में इवॉल्व हुआ है। चलिए अब आते हैं आंसर के मेन बॉडी पर, जहां हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये फ्रेज इंडियन कल्चर को आप कह सकते हैं बेस्ट डिफाइन करता है। ओके। इंडिया एक्चुअली लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और एथनिसिटीज का एक मोज़ेक है। एक मोज़ेक जैसा इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद एक कल्चरल कोहीजन है, यानी एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। और ये जुड़ाव रिस्पेक्ट और टॉलरेंस जैसी शेयर्ड वैल्यूज से आता है, जो इस पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ बांध कर रखती हैं।
ओके। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्पिरिचुअलिटी। इंडिया दुनिया के कई मेजर रिलीजन्स की बर्थ प्लेस है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। इसके साथ ही यहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों को भी आसानी से अपनाया गया है। तो यहाँ पर जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो है को एग्जिस्टेंस और रिलीजियस हार्मनी, मतलब सभी धर्मों का एक साथ शांति से रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली एंड कम्युनिटी ओरिएंटेशन। राइट। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो फैमिली और कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ट्रेडिशनली यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है, हालांकि अब ये धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो रहा है। जी। फिर भी ड्यूटी, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान और कलेक्टिव लिविंग जैसी वैल्यूज आज भी हमारे सोशल फैब्रिक का एक इंटेग्रल हिस्सा है। राइट। अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है, इसे हम कल्चरल रिजिलियंस भी कह सकते हैं। पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन विद अडेप्टेबिलिटी। देखिए, एक तरफ तो हम अपनी एंशंट प्रैक्टिसेस जैसे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और आर्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस को भी एक्सेप्ट और अडेप्ट करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी और चेंज का एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है। पॉइंट है सिंक्रेटिज्म एंड कॉम्पोजिट कल्चर। ओके। सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है अलग अलग कल्चर्स का आपस में मिलना और एक नई कॉम्पोजिट कल्चर बनाना। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशंस और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। ये दिखाता है कि इंडियन कल्चर में डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस को हार्मोनाइज करने की एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है। जी। और अब हम आते हैं आखिरी कैरेक्टरिस्टिक पर, आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड वैल्यू ओरिएंटेशन। यहाँ हम पहले अपने रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को ब्रीफली मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्टिया और सुश्रुता समेता जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स। साथ ही भरतनाट्यम और कथक जैसे आर्ट फॉर्म्स का भी जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद हम वैल्यू ओरिएंटेशन पर फोकस करेंगे। यहाँ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करना जरूरी है, जैसे अहिंसा, जिसका मतलब है नॉन वायलेंस। फिर है धर्मा यानी ड्यूटी या राइचसनेस, और सबसे महत्वपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे एथिकल वर्ल्ड व्यू को शेप करते हैं। फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में हमें अपने मेन पॉइंट्स को बस समराइज करना है। जी। हम कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर असल में कंटिन्यूटी, स्पिरिचुअलिटी और डाइवर्सिटी का एक यूनिक कॉन्फ्लुएंस है, यानी एक संगम है। और एंड में हम ये लिखेंगे कि इसकी इवॉल्व होने की क्षमता अपने कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए इसे दुनिया की सबसे इंड्योरिंग और रिच सिविलाइजेशनल ट्रेडिशंस में से एक बनाती है। तो इस तरह से हमारा 8 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2024 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ संगम पीरियड कल्चर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव को डिकोड करते हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया है व्हाट आर। राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें एक फैक्चुअल क्रिस्प लिस्टिंग देनी है। ओके। संगम पीरियड कल्चर के जो भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बस पॉइंट वाइज बताना है। इस आंसर में हमें कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स कवर करने होंगे, जैसे कि लिटरेचर, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन और हाँ, आर्ट्स भी। इन सभी डायमेंशंस पर हम बात करेंगे। तो अपने आंसर की शुरुआत हम संगम पीरियड की एक बेसिक डेफिनेशन से करेंगे। इसका टाइमलाइन है रफली C300 BCE से 300 CE। ओके। ये एंशिएंट साउथ इंडिया में तमिल कल्चर का, आप कह सकते हैं, अर्लीस्ट फ्लावरिंग फेज था। राइट। और ये जो वर्ड है संगम, इसका मतलब है स्कॉलरली एकेडमीज। ये बेसिकली मदुरै में पोएट्स की सभाएं होती थी। इन्हीं पोएट्स के जो लिटरेरी क्रिएशंस हैं, उनसे ही हमें उस दौर के अर्ली तमिलकम की लाइफ, सोसाइटी और इकोनॉमी की एक बहुत विविड पिक्चर मिलती है। तो अब आते हैं मेन बॉडी पर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है उनका लिटरेचर। संगम कॉर्पस में मेनली एथुथोगाई यानी 8 एंथोलॉजीज और पत्तू पट्टू यानी 10 आइडियल्स शामिल हैं। इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल वर्क है तोल्काप्यम। यहाँ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसे थिनाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें पोएट्री को लैंडस्केप बेस्ड थीम्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये 5 लैंडस्केप्स हैं। कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाका, मुल्लई जो जंगल का एरिया है, मरुथम यानी खेती की जमीन, जी। फिर है नेथल
यानी समुद्र तट, और आखिर में पलाई जो सूखा इलाका होता है। और इनके लिटरेचर के दो मेन थीम्स थे। एक था अकम जो लव यानी प्यार से रिलेटेड था, और दूसरा था पुरम जो हीरोइक एक्शन या वॉर से रिलेटेड था। राइट, अकम और पुरम। अब आते हैं सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटी पर। पॉलिटी की बात करें तो उस वक्त का तमिलकम 3 मेजर किंगडम्स में डिवाइडेड था, चेरा, चोला और पांड्या। लेकिन यहाँ का जो रूल था वो काफी डिसेंट्रलाइज था, मतलब लोकल लेवल पर वेलीर चीफ्टेन्स के जरिए शासन चलता था। ओके। सोसाइटी की बात करें तो वुमेन का स्टेटस कंपैरेटिवली हाई था। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पोएट अवैयार। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उस समय कास्ट डिस्टिंक्शंस उतनी रिजिड नहीं थे जैसे हमें लेटर पीरियड्स में देखने को मिलते हैं। ऑक्यूपेशन में मोबिलिटी थी। अब आते हैं इकोनॉमी पर। संगम पीरियड की इकोनॉमी बहुत प्रॉस्परस थी। इसका मेन रीजन था एक्टिव मैरिटाइम ट्रेड। ये ट्रेड रोमन वर्ल्ड और ग्रीक्स के साथ होता था। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है रोमन कॉइन्स जो एरिकामेदु जैसे साइट्स पर हजारों की संख्या में मिले हैं। राइट। उस वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट्स थे मुजेरिस और पुहार, जिसे कावेरीपट्टनम भी कहते हैं। जी। एग्रीकल्चर के अलावा उनके क्राफ्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, बीड्स और मेटल वर्क, इन सब में हाई स्पेशलाइजेशन थी। ओके, अब आखिरी डायमेंशन देखते हैं, रिलीजन, आर्ट और वैल्यूज। अर्ली संगम रिलीजन जो था वो एनिमिज्म और नेचर वर्शिप पर बेस्ड था। हर लैंडस्केप से जुड़े अपने अलग देवता थे। अच्छा। जैसे कुरंजी लैंडस्केप के देवता थे मुरुगन, हाँ। और मुल्लाई के थे मयोन, जिनको विष्णु या कृष्णा से जोड़ा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन थी, युद्ध में शहीद हुए वॉरियर्स को हॉनर करने के लिए हीरो स्टोन्स या नाडुकल बनाए जाते थे। ओके। और उनकी कल्चरल वैल्यूज पर बहुत जोर दिया जाता था, जैसे हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, राइट। फिर ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई, और वीरम यानी मार्शल ऑनर या वैलर। ये सभी वैल्यूज उनकी पोएम्स में सेलिब्रेट की जाती थी। तो इन सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि संगम कल्चर एक डायनामिक और मैच्योर फेस था साउथ इंडियन सिविलाइजेशन का। बिल्कुल। ये इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री का एक फाउंडेशनल लेयर है और आज भी तमिल आइडेंटिटी को शेप करता है। तो इस तरह से इस आंसर को कंक्लूड करना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये था यूपीपीसीएस मेंस 2018 से लेकर 2024 तक आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के सभी प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण, डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आयोग के पूछने के तरीके और बदलते पैटर्न को समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए PYQs पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम किस विषय, सब्जेक्ट के PYQs डिस्कस करें, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यूपीपीसीएस की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके अपने चैनल PCS विद्या केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।